गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप यू आर ऑल वेल। तो बेटा आप लोगों को मैंने जैसे कि 2 पेज की रीडिंग पहले करा दी थी, तो आज मैं आपको 3rd पेज की रीडिंग कराऊंगा। तो जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ चुके हैं कि हर एक जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे ही हम एक अपने पड़ोसी देश नेपाल की चर्चा करेंगे जो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है। नेपाल एक ऐसा देश जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। मैं आपको जानकारी दे दूँ बेटा, यहाँ 1990 में पहली बार इस देश में संविधान लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। लेकिन जब संविधान लागू किया गया तो यहाँ पे जो राजा हैं वहाँ के किंग ज्ञानेंद्र, उन्हें ही हेड रखा गया। राजा चाहे तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन कर सकता था। तो मैं आपको इस चैप्टर में नेपाल के बारे में आज पढ़ाऊँगा। चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं लेफ़्ट साइड के ब्लॉक से स्टार्ट करूँगा। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल of a democracy. There was a people struggle in 1990 that established democracy that last of for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra is sitting the most unpressing of the countryside as the region began taking over the different aspects of the government with the army assistance. जो राजा जो थे, जो किंग ज्ञानेंद्र थे, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले नेपाल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। नेपाल एक ऐसा देश जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा और ये हमारे नॉर्थ में सिचुएटेड है, हिमालयन माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो लगभग 85% लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र देश भी है ये। और इसकी जो कैपिटल है वो काठमांडू है। किसी देश का गुलाम ना होने की वजह से यहाँ के लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश के बारे में कि क्योंकि 1990 में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद यहाँ पे सुप्रीम लीडर राजा को ही घोषित किया गया। राजा चाहे तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन कर सकते थे। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूँ, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक यानी 12 सालों तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना चालू कर दिया। जैसे कि बता दूं, यहाँ के जो राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने बहाने बनाकर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो माओवादी लीडर्स हैं, उन्होंने झूठे मूठे वादे करके सेना को अपनी तरफ कर लिया और संविधान पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और फिर दोबारा से मोनार्ची सिस्टम लागू कर दिया। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं, क्लास 6 में आपने मोनार्ची सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पे राजाओं को ही हेड माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। अरब में ऐसे कई देश हैं जैसे ब्रुनेई है, सऊदी अरेबिया है, और अफ्रीकन में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ आज भी राजा सुप्रीम लीडर है। तो वहाँ पे जो संविधान है वो राजा के थ्रू ही चलते हैं। वैसे ही नेपाल में था। तो नेपाल में जो संविधान बनाया गया 1990 में, वो संविधान तो लागू हुआ बट उसमें राजा को ही हेड चुना गया। बट राजा ने इस संविधान में परिवर्तन करके और सेना को अपने अंडर में ले लिया। फिर और जो माओवादी लोग थे वहाँ उन लोगों को समझा बुझाकर अपनी साइड में ले लिया। फिर 2005 में फिर दोबारा से विद्रोह छेड़ा गया। तो मैं आगे स्टार्ट करना चाहता हूँ। नवंबर 2005 द मैस्योर्स ज्वाइन other political parties to sign the 12-point agreement. This agreement is signaled to the large public and imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It rapidly refused the small concessions of the king made finally in April 2006. The king restored the third parliament and asked the political parties to government. In 2008, Nepal became a democracy आफ्टर एवॉलिशिंग द मोनार्ची। जैसे कि मोनार्ची सिस्टम के बारे में आपको बता चुका हूँ। जिन देशों में आज भी राजा का रूल चलता है, जहाँ आज भी राजा हेड है, उस सिस्टम को बोलते हैं मोनार्ची सिस्टम। मतलब जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सी ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी। फिर धीरे धीरे जब भारत स्ट्रॉन्ग हुआ, जब भारत के गृह मंत्री ने उन रियासतों से बात की, तो ज़्यादातर रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार थीं। बट कुछ ऐसी रियासतें थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती, जैसे हैदराबाद रियासत हो गया, कश्मीर रियासत हो गई। फिर बाद में बड़ दबाव की वजह से इन्हें भारत में शामिल होना पड़ा। तो जिन देशों में आज भी मोनार्ची सिस्टम है, वहाँ राजा हेड होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। और
जो जनसाधारण लोग हैं उनकी सुनवाई अच्छी तरीके से नहीं होती, वो ही सुप्रीम होते हैं और अपने ही रूल बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह है किम जोंग यूंग, वो अपने ही रूल से ही पूरा देश चलाता है, वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कह सकते हैं कि ये लोग तानाशाह के तरह ही वर्क करते हैं। दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए हैं, जैसे सद्दाम हुसैन जो इराक़ में बहुत बड़ा तानाशाह, लीबिया में मोहम्मद अली गद्दाफ़ी बहुत बड़ा तानाशाह था। ये लोग मोनार्ची सिस्टम से ही देश को चलाया करते थे। तो मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए गए और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र में अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब 2005 में तब लोगों ने दोबारा विद्रोह छेड़ा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नेपाल देश का झंडा लिए हुए हैं। बिकॉज जब राजा ने दोबारा पावरफुल हुआ तो लोगों को इसका समर्थन उसे मिलना बंद हो गया। लोगों को लगने लगा कि उनके अधिकारियों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारियों को का पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है। तो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने राजा का विरोध करना चालू किया और 2000 राजनीतिक जितने भी राजनीतिक दल हैं, दोनों 12 सूत्रीय समझौते हुए, दस्तखत किए गए। इस समझौते से लग रहा था कि नेपाल में अमन चैन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिन देशों में जब मोनार्ची सिस्टम होता है, जब वहाँ राजा का विरोध किया जाता है, तो वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और राजा का विरोध करते हैं। वैसे ही नेपाल में भी हुआ। इस समझौते में नेपाल के लोगों को लोकतंत्र अमन चैन में बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा जन आंदोलन 2006 में तक अपने शिखर पर पहुंचा। लगातार 1 साल तक चले प्रदर्शन में जब ये अपने शिखर तक पहुंचा तो किंग ज्ञानेंद्र कमज़ोर पड़ने लगे और उन्होंने अपने राजा के पद से इस्तीफा दे दिया और 2006 में नेपाल में नए संविधान की शुरुआत हुई। तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, बट नेपाल में 2006 में ही संविधान को लागू किया गया था। जब किंग ज्ञानेंद्र ने अपने पद को छोड़ा, फिर राजनीतिक दलों ने अपना पावरफुल बनाया, फिर देश में पहली बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव किया गया नेपाल में। इससे पहले नेपाल में ना तो राष्ट्रपति ना ही प्रधानमंत्री कोई पद नहीं बनते थे, राजा ही पूरे नेपाल को चलाया करते थे। तो वैसे ही आखिरकार 2006 में राजा को तृतीय संसद से बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका मिला। अब देश में पूरा लोकतांत्रिक देश बन चुका था। संविधान नए ज़रिए से लिखा गया, लोगों की आवश्यकताओं को जन सुविधाओं को रखकर ही संविधान को लिखा गया और राजा को पूर्णतः देश से पूरा जितना उनके पास पावरफुल चीज़ें थी देश से, वो उनके मुक्त कर दी गई। और 2007 में फिर नेपाल में अंतिम संविधान को बनाया गया। उसके बाद उसके मुताबिक ही शासन चलाया गया। लोकतंत्र की मांग को देखकर चलने वाला जन आंदोलन कि आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने देश के संविधान के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो राजा हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं। लोग जितना जैसा संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से नहीं चलाते हैं, वो अपने मनमानी में ही देश को चलाने लगते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के आगे स्टार्ट करें। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्स्टेटिंग सिचुएशंस ऑफ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। जैसे कि आपको इन बातों से को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि जो नेपाल है वो हमारे देश के नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है और जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लास्ट में आया है, या से लगभग कह सकते हैं 2007 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी देशों में बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ही लागू कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं नेपाल में 1990 में ही संविधान को लागू कर दिया गया था। बट रीज़न क्या है कि वहाँ राजा जो थे उन्होंने अपने आप को ही सुप्रीम लीडर घोषित किया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी पकड़ सत्ता से कमज़ोर हो रही है तो उन्होंने माओवादी जो नेता थे उन्हें अपनी तरफ कर लिया और सेना को अपनी तरफ करके फिर दोबारा से संविधान को पूरी तरीके से हनन कर दिया, फिर अपनी ही राजशाही चलाने लगे। लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया। फिर 2005 में लोगों ने इस चीज़ का बहुत तेज़ी से विरोध करना चालू कर दिया। तो चलिए मैं आगे शुरुआत करता हूँ। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्ची। नेपाल में उस समय जो मोनार्ची सिस्टम लागू था, मोनार्ची सिस्टम आप जानते हैं जिन देशों में राजा का राज चलता है उस सिस्टम के थ्रू को हम बोलते हैं मोनार्ची सिस्टम। ऐसे देशों में कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही नहीं होता है। जो भी है हेड है वो सुप्रीम है, वो राजा ही होगा। जो निर्णय लेगा देश के लिए वो राजा ही लेगा, चाहे वो निर्णय गलत हो या सही हो, पूरा देश राजा की बात को ही मानता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990। लेकिन मैं आपको बता दूँ संविधान तो एडॉप्ट कर लिया गया था 1990 में, लेकिन किंग ज्ञानेंद्र ही इसके हेड थे। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर अ सेवरल decades of the established democracy in 2006 they finally succeed the
putting end the powers of the king, the people had a right new constitution, stable Nepal as a democracy। 2006 में जब 2005 में विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गए तो अंतरिम सरकार बनाने का मौका मिला। अब नेपाल में पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे, क्योंकि राजा का जो मोनार्ची सिस्टम था पूरी तरीके से ध्वस्त था, ख़त्म हो चुका था। और 2006 में एक जो अंतरिम संविधान है उसको लागू किया गया और उसी अंतरिम संविधान के थ्रू ही देश में चुनाव कराए गए और देश में पहली बार नेपाल देश में प्रधानमंत्री को ही देश का सुप्रीम लीडर चुना गया। वहाँ पे प्रधानमंत्री के चुनाव कराए गए, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव कराए गए। इससे पहले वहाँ ना कोई प्रधानमंत्री बनता था, ना ही कोई प्रेसिडेंट बनता था, जैसे कि मैं आपको चैप्टर में प्रीवियस तौर पर बता चुका हूँ। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू द कंटिन्यू ऑफ अ पॉलिटिकल, दे वांट अ नेपाल टू बी, दे हैव अ फॉट फॉर। तो वहाँ राजा का शासन था। 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता ही राजा के पास होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो सर्वोच्च है वो राजा ही होगा और उसके अलावा कोई सर्वोच्च नहीं होगा। वो सुप्रीम लीडर है, वो जब चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकता था। वैसे ही नेपाल में हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा ने संविधान में परिवर्तन किया है और सेना को अपने साथ ले लिया है और जो जनता थी वहाँ की, उन लोगों का हनन हो रहा था। इससे वहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब विरोध प्रदर्शन किया फिर 2005 से लगभग 1 साल तक वहाँ विरोध प्रदर्शन चला, 2006 तक। 2006 को में ही किंग ज्ञानेंद्र को गद्दी से हटा दिया गया और पहली बार अंतरिम सरकार को बनाने का मौका मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच चेंज द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल बी चेंज द गेम altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutional rules in order to user in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside is equivalents of Nepal's struggle of democracy. जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी स्वतंत्र राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे। इससे पहले जो रूल थे वो राजा के हिसाब से ही संविधान बनाया गया था, लेकिन 2006 में अंतरिम सरकार वहाँ बन गई थी और संविधान लिखने का कार्य भी वहाँ प्रारंभ हो गया था। मैं एक आपको जानकारी दे दूँ कि नेपाल के संविधान बनाने में 2 भारतीय स्कॉलरों ने बहुत ज़्यादा मदद की है। ज़्यादातर जो नेपाल का संविधान को बनाने में 2 भारतीय स्कॉलर्स ने ही अपनी पूरी नॉलेज वहाँ दी है और उन्होंने ही मिलकर उस देश के संविधान को नेपाल के लोगों की जनता के हिसाब से ही तैयार किया है, तो ताकि एक समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। ऊपर अगर आपने पिक्चर में देखा होगा कि लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आग जल रही है। जैसे कि हमारे देश में भी ऐसा होता है, लोगों को जब सरकार कोई नई नीतियाँ बनाती हैं, कई लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कई लोग इसका विरोध करते हैं। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो सड़कों पर उतर आते हैं। ये हर देश की बात है। अगर मैंने आपको बताया था, अगर किसी लोकतांत्रिक देश में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग रहते हैं तो सबकी जो सोच एक सी नहीं होती है, सबकी सोचें अलग अलग होती हैं। दोनों की सोचों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।